नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। लोकसभा की सदस्यता जाने के 2 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, मीडिया के सामने आए, पत्रकारों से बात की, लेकिन सजा से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दिए। सिर्फ अडानी के मुद्दे पर ही पुरानी बातों को दोहराया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब राहुल गांधी को मिली इस कानूनी सजा को भुनाने में जुट गई है। एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी चूंकि पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उन्हें यह सजा मिली। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी तक राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस ने ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ओंकार जी, ये बताइए कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। राहुल गांधी ने 2 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन जो कानूनी मामला है उस पर कुछ नहीं कहा, बस अडानी राग ही छेड़ते रहे वो बार बार। देखिए, यही काम तो पूरा विपक्ष कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भी तो यही कर रहा है। मनीष सिसोदिया किस अपराध में जेल गए हैं, तो ये तो सबको पता है ना, पूरे देश को पता है कि उन पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप है। लेकिन पोस्टर बैनर क्या लगाए गए थे? शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। और इतना बेहतरीन शिक्षा मंत्री, इतना बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री, उनको मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, उनको जेल में डाल दिया। अरे भाई, भ्रष्टाचार की बात करो ना। जिन आरोपों में उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ जिन आरोपों में उनकी जांच पड़ताल चल रही है, जिसमें जमानत नहीं मिल रही है, उन आरोपों पर मुंह खोलो ना। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? यही हाल अब कांग्रेस का है। कांग्रेस भी तो यही कर रही है। कांग्रेस का जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चूंकि अडानी और मोदी के संबंधों पर बोल रहे थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये पूछ रहे थे, 20,000 करोड़ का एक नया शिगुफा ले आए। अरे भाई, अगर अडानी के खिलाफ आपके पास कुछ कॉन्क्रीट है तो आप अदालत क्यों नहीं चले जाते? अदालत में वो सारे सबूत पेश करो ना जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो या पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के भीतर कह रहे हो। आपके पास कुछ है नहीं कहने को, और साबित करने को कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये वातावरण बनाने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं। और जिस तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार करने के लिए इन्होंने राफेल का राग आलापा था, उसी तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर के, गौतम अडानी को लेकर के ये गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन सारा देश जानता है, ये देश की जनता को, मतदाताओं को नासमझ नहीं मान करके चल सकते हैं, जैसे लोगों को पता ही ना हो कि किस मामले में राहुल गांधी को सजा हुई है। अरे भाई, 2019 में कर्नाटक के कोलार में आपने जो कुछ कहा था, और जो एक पत्रकार ने पूछा भी, और पत्रकार भी कौन, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस को कवर कर रहा है और जिसने शायद ही नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कुछ लिखा हो, उन्होंने यही तो सवाल किया था कि भाई किस मुद्दे पर आपको सजा हुई है, उस पर क्या कहना है आपको। उस पर नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट से सजा हुई है। और एक माहौल देखिए ना क्या बनाने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के तमाम नेता हों, वो क्या कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इनकी सदस्यता छीन ली। क्या यह सही है कि मोदी सरकार ने सदस्यता छीनी है? इससे पहले मैंने कल रात भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि ये पहला केस है क्या कि जब 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की किसी को सजा हुई हो और उसकी स्वतः ही सदस्यता खत्म हो गई हो। 2013 से पहले ये व्यवस्था थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, ये व्यवस्था दी थी कि जैसे ही अदालत से किसी को 2 साल की सजा के लिए कन्विक्ट किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, स्वतः ही उसकी सदन की सदस्यता चली जाएगी। तो ये मोदी सरकार ने किया है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है?
या लोकसभा अध्यक्ष ने किया है, ये अगेन एंड अगेन जो है पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने वाला मामला है। और ये लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं, इतने झूठ अब तक बोल चुके हैं कि अब लोगों ने इनकी शिनाख्त कर ली है कि नॉन सीरियस नेता हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, चीजों को फिर ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो भी अब बातें कर रहे हैं उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। ओंकार जी, सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर ऊपरी अदालत में अपील करने में कांग्रेस इतना वक्त क्यों ले रही है? क्या कांग्रेस के नेताओं को यह पता है कि इस मुद्दे में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए क्यों ना राहुल गांधी को बलिदानी बताकर इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश की जाए? क्योंकि उनके तेवरों से तो यही लग रहा है। पवन खेड़ा के मामले में वो 1 घंटे में मेंशन कर देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन राहुल के मामले में 2 दिन से यही कहा जा रहा है, अभी जाएंगे कल जाएंगे। अभी तक तो खबर ही आई नहीं है कि वो हाई कोर्ट गए भी हैं या नहीं। काम तो सारे होंगे, ये हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट से भी अगर खारिज हो गया और निचली अदालत के फैसले को सही बताया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्योंकि कहने को मेरा भाई योद्धा है, वो किसी से नहीं डरता, या राहुल गांधी भी सीना ठोक करके कहे कि मैं किसी से नहीं डरता। पिछले 9 साल से तो हम यही सुन रहे हैं ना कि मैं किसी से नहीं डरता। इस देश की जनता से तो डरो, ऊपर वाले से तो खौफ खाओ, संविधान से तो डरो, अदालतों से तो डरो। जहां ये मामले पहुंच रहे हैं अब अल्टीमेटली, आमतौर पर तो क्या होता है अंजू जी कि जनसभाओं में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, उनको ओवरलुक कर दिया जाता है। लेकिन ये बयान ऐसा था जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये मोदी 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 और मोदी ढूंढ लो, वो भी ऐसे ही चोर मिलेंगे। और नाम लिए थे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या चोरी कर ली भाई? या अगर आपके पास कुछ है ऐसा और पूरे मोदी कम्युनिटी को आपने एक तरीके से गाली दी वहां खड़े होकर के, तो भैया कौन बर्दाश्त करेगा? और आप कैसे पॉलिटिशियन हैं? आप कांग्रेस के लिए पिछड़े वर्ग की वोट जोड़ने के लिए निकले हैं या उन वर्गों के वोटरों को नाराज करने के लिए, गाली देने के लिए निकले हैं? तो इन्होंने कुछ आगे पीछे सोचा नहीं और सोचते भी नहीं है। जो मन में आता है वो कहते हैं। और जो मूल प्रश्न है आपका कि ये कांग्रेस जो है हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रही है, ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रही है, तो सबसे पहले तो अगर इनके पास कोई सच्चाई का पुट होता या इनको लगता कि लोकसभा सचिवालय ने गलत तरीके से इनकी सदस्यता रद्द की है, तो सबसे पहले तो लोकसभा का सचिवालय का जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज कर लेते जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सूरत की अदालत ने इनको 2 साल की सजा सुनाई, उसी क्षण लोकसभा का नोटिफिकेशन तो खाली औपचारिकता है, अगले दिन जारी हुआ, उसी क्षण आपकी सदस्यता खत्म हो चुकी थी जब आपको 2 साल की सजा सुनाई गई। इसलिए किसी अदालत में ये उस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर सकते थे। इनके बड़े दिग्गज वकील हैं ना, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के बहुत सारे, उन्होंने समझा दिया होगा। मुझे हैरत इस बात की है कि जब यह मामला चल रहा था 2019 से लेकर के अब तक 3 साल तो हो गए ना इस मामले को चलते हुए, तो ये जो इनके सो कॉल्ड दिग्गज वकील हैं, इन्होंने राहुल गांधी को समझाया क्यों नहीं? और कई दृष्टांत हमारे सामने हैं, इनके भी सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नितिन गडकरी को सबसे भ्रष्ट नेता बताया, एक बार अरुण जेटली पर गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर के। एक बार इन्होंने पंजाब के एक नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ बहुत ही बेहुदा किस्म के आरोप लगाए। इन तीनों ने अरविंद केजरीवाल को अदालत में घसीट लिया, मानहानि के मामले में और आपराधिक मामले में घसीटा। एक तो नॉर्मल होता है, एक आपराधिक मामला होता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड था, सब कुछ वीडियो पर था, उसमें कोई सबूत लाने की, जुटाने की कोशिश
करने की आवश्यकता नहीं थी। जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि तुम फंस गए हो बहुत बुरी तरह और डिस्क्वालिफिकेट हो सकते हो, ये गडकरी के पास भी गए, कैमरों के सामने माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, अरुण जेटली से इन्होंने माफी मांगी, विक्रम मजीठिया से इन्होंने माफी मांगी। उस पर यह आरोप लगा दिया था कि ये ड्रग्स के कारोबार में शामिल है, तो विक्रम मजीठिया ने घसीट लिया अदालत में कि साबित करो। तो तीनों से माफी मांगी और वो डिस्क्वालीफाई होने से बच गया, क्योंकि वो सियाना था, उसको पता था कि केवल 2 साल के लिए जेल नहीं होने वाली है और 2 यानी 6 साल के लिए जेल होने वाली थी, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो कितने सालों तक आप नहीं लड़ सकते हैं कोई चुनाव। अभी सत्येंद्र जैन को जब सजा सुनाई जाएगी, मनीष सिसोदिया को जब सजा सुनाई जाएगी, वो कितने साल की होगी, वो जब सजा पूरी हो जाएगी उसके भी आगे 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी ये दिखाई दे रहा है कि आबकारी घोटाले की आंच तो उन तक पहुंचने वाली है, इसलिए अनपढ़ प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री। अरे भाई, आप चिल्लाइए, आप विक्टिम कार्ड खेलिए, लेकिन जो एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं वो थोड़ा रुक जाएंगी। तो ये पेशबंदी है कि जब आपकी गर्दन नपेगी, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जब आपको सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो आप एक ये माहौल बनाने की कोशिश करें पूरे देश में कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा था, उनको अनपढ़ बता रहा था, तो इसलिए मेरी गर्दन दबोच ली गई है, बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3 साल से यह मुकदमा चल रहा था, किसने रोका था आपको? आप जाते ये प्रूव करते अदालत में कि साहब, जिन मुद्दों को लेकर के हम पर ये मुकदमा किया गया है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या ये साबित करते कि मेरे कहने का ये आशय नहीं था, या जा करके माफी मांग लेते कि भाई मोदी समुदाय के लोगों को, उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, मेरे मुंह से निकल गया था, मामला वहीं खत्म हो जाता। और मानहानि के 90% से ज्यादा केसों में अंजू जी यही होता है, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, वो चीजें मानहानि के मुकदमे तक पहुंच गई, 599 से लेकर के 504 तक, और केस दर्ज हो गए, प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद एक रजामंदी हो जाती है, माफीनामा हो जाता है, और जिसकी मानहानि होती है वो भी उसको ये समझ करके माफ कर देता है कि चलो इसने माफी मांग ली है तो मैं खत्म कर देता हूं मामले को। लेकिन ये जो अहंकार है, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, ऊपर से इनकी बहन कई जगह कह चुकी है मेरा भाई योद्धा है, किसी से नहीं डरता, तो चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है राहुल गांधी को। प्रियंका वाड्रा ने क्यों चढ़ा रखा है, क्यों अपने भाई को जेल के मुहाने तक पहुंचा दिया उन्होंने, और कुछ कांग्रेसियों ने क्यों इनको मतलब टूंडे पे चढ़ा रखा है कि साहब तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, तुम तो किसी को कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारे लिए तो ये संविधान, ये पार्लियामेंट, ये राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री क्या चीज है, तुम तो बहुत ऊपर की चीज हो, तुम तो राजवंश से हो भाई, तुम लोगों ने तो राज किया है, तो तुम पे कानून थोड़ा लागू हो सकता है, तुम्हें कोई अदालत जेल थोड़ा भेज सकती है। तो ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी इनको लेकर के बैठ गई। और ओंकार जी, सबसे मजेदार ये है कि अभी तक ममता बनर्जी जो राहुल गांधी का भी विरोध कर रही थी, कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी हुई थी, वो भी राहुल के समर्थन में आ गई हैं, अखिलेश यादव आ गए, पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाते ही कांग्रेस के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सा खेल चल रहा है अब विपक्षी खेमे में? नहीं, कांग्रेस के नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत सियाने लोग हैं विपक्ष में, अलग अलग दलों को जो चला रहे हैं। कांग्रेस के सामने जो ये एक बहुत बड़ा नेतृत्व का संकट इस समय आया है, और जो एक खालीपन आने वाला है आगे, उसको कैप्चर करने के लिए अब विपक्षी दलों के नेताओं में होड़ छिड़ गई है, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं
कि वो राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, कांग्रेस के शुभचिंतक हैं। अगर इतने ही बड़े शुभचिंतक होते तो अब तक कोई भी इनको चिमटे से छूने को तैयार क्यों नहीं था? केसीआर, राहुल गांधी की बात होती थी, कांग्रेस की बात होती थी। एक क्लिप चल रही है, उस क्लिप में उन्होंने कहा है कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी कितने बड़े बफून हैं, यानी कितने बड़े मस्खरे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा था जब बंबई में उनसे सवाल पूछा गया था? उन्होंने कहा था कि ये तो नॉन सीरियस आदमी है, उनका आधा समय तो विदेशों में बीतता है और यूपीए कहाँ है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बुलाई किसी भी बैठक में जाने को तैयार। ये तो अब चूंकि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया लपेटे में आ गए और अब गाज गिरने वाली है अरविंद केजरीवाल पर भी, इसलिए संजय सिंह के जरिए, दूसरे लोगों के जरिए कांग्रेस के द्वारा बुलाए जाने वाले किसी भी प्रदर्शन में ये लोग शामिल होने लगे हैं। वरना ये तो इनको सबको गलतफहमी थी कि अरे मैं कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता क्यों मानूं, सबको ये मामला था। अब चूंकि एक एक करके इनको लगने लगा है कि यार ये जो गलत बयानी हो रही है इस पर तो अब नरेंद्र मोदी कुछ करें या ना करें, पर उनके बहुत सारे समर्थक हैं जो अदालतों में पहुंच गए हैं आपके खिलाफ। और ये चीजें तो मतलब आपके गले में एक तरीके से घल गई हैं। अब इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे वो नेहरू के समय नारा लगा था हिंदी चीनी भाई भाई, तो कांग्रेसी आम आदमी पार्टी भाई भाई, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भाई भाई, कांग्रेस और शिवसेना भाई भाई, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति भाई भाई। तो अब सब इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ नहीं होता। एक वो बड़ा मजेदार चुटकुला है, कई बार सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलता है कि जब फला जानवर फला जानवर फला जानवर फला जानवर एक घाट पर इकट्ठे खड़े दिखाई दे रहे हों तो समझ लो कि दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। तो ये आलम है। 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी देखा, अभी 2024 भी आने वाला है। हर बार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है ये सारे इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और नतीजा क्या निकलता है ये 14 में भी देखा, 19 में भी देखा और ये देश और दुनिया 2024 में भी देखेगी। आपको क्या लग रहा है अब जो मुद्दा है, एक तो अभी आपने जो कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये लोग जो स्पेस है कांग्रेस का उसको हासिल करने की होड़ मच गई है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को या अरविंद केजरीवाल को ये भी लग रहा होगा कि राहुल गांधी तो अब पीएम पद का उम्मीदवार बनने के लायक ही नहीं बचे हैं, तो क्यों ना एकजुट हो लिया जाए। क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में ही पूरा विपक्ष एक साथ आने को तैयार नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी जब लड़ ही नहीं पाएंगे चुनाव तो उनको लग रहा है कि एक साथ हो लेते हैं तो कम से कम मौके का फायदा उठा लिया जाए, इसीलिए शायद वो अब राहुल के समर्थन में बातें कर रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है कि ना तो ये देश राहुल गांधी को और इनके परिवार को अब सीरियसली ले रहा है और ना ही विपक्ष के नेता इनको सीरियसली लेने को तैयार है। इनके साथ 2004 में जो यूपीए बना था मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, उस समय जितने घटक दल इकट्ठा हुए थे अब वो भी उतने नहीं बचे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई जाता है कोई आता है, वो एक अलग बात है। जैसे शिवसेना इनके साथ आ गई, पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी। इसी तरीके से एक दो दल और हो सकते हैं, लेकिन कुछ इनको छोड़ करके भी गए हैं। वही हैं जो अलग अलग मौकों पर आपको दिखाई देते हैं। और नवीन बाबू हों, जगन मोहन रेड्डी हों, चंद्रशेखर राव हों, ऐसे और कई चेहरे हैं जो इनकी बैठकों में कभी आते ही नहीं हैं, कभी शामिल होते ही नहीं हैं। और वो उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाला खींच करके कभी बयानबाजी करते हुए या लड़ते हुए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। वो शांति से अपने अपने राज्यों में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और यही वजह है कि उड़ीसा में लाख प्रयास करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ना लोकसभा में और ना विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बन पाई है। आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है।
आप अगर आंकड़े उठा करके देखें। हाँ, तेलंगाना में जरूर स्पेस खाली हो रहा है और उसकी भरपाई ये लोग करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जितनी गलत बयानियां की थी, उसका नतीजा ये हुआ कि वहां कांग्रेस तो खत्म हो गई, वामपंथी खत्म हो गए, अब सेकंड नंबर की पार्टी जो है वहां भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो ना तो ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को गलतफहमी होनी चाहिए कि साहब एक संकट आ गया है तो सारे दल इकट्ठा हो गए हैं, और ना विपक्षी दलों को किसी तरह की कोई गलतफहमी मुझे दिखाई दे रही है। ये एक क्षण है, ये एक समय है, बस एक हफ्ते का समय बीतने दीजिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सब अपने अपने में मगन दिखाई देंगे, कोई कांग्रेस के पास खड़ा हुआ दिखाई भी नहीं देगा। अभी तो चूंकि मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, तो इसलिए सब, और कई बार औपचारिकताएं भी निभाई जाती हैं। आगे के लिए भी तो देखते हैं ना। मान लिया कोई ऐसी सूरत बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ना मिले, मान लिया ऐसी सूरत बन जाए कि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा दल हैं, उनकी 150 के आसपास सीटें आ जाएं, तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए उनको कांग्रेस के समर्थन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए थोड़ी सी अगर राहुल गांधी की पेशबंदी कर ली जाए या राहुल गांधी की हिमायत कर ली जाए, तो इसमें क्या नुकसान है। बस उतनी भर कोशिश है, इसके ज्यादा नहीं। और इसके अलावा ओंकार जी, जैसे ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, अब देखिए आज तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा यादव, दोनों सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। फिर ये पहले तो इन सब ने मिलकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी कि देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियां हमको बड़ा तंग कर रही हैं। अब ये सारे 14 दल जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो ये चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करने की इनको एक लाइसेंस मिल जाए, उसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? क्या चाहते हैं? क्यों इस बार बार इस मुद्दे को लेकर कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं? मैं देख रहा था उन 14 में से बस 3 या 4 दल ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, ना सीबीआई का ना ईडी का। लेकिन उनको भी कहीं लगता होगा कि कहीं हम भी लपेटे में ना आ जाएं भविष्य में जाकर के, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार इस समय केंद्र में है जो किसी को बख्श नहीं रही है। अगर आपके खिलाफ लूट मारी के, भ्रष्टाचार के, गड़बड़ी के आरोप हैं, तो वो उनकी ना केवल जांच पड़ताल करने की छूट एजेंसियों को दे रही है, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हरी झंडी भी दे रही है। विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी ने जब जो सतर्कता विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी थे उनको संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इस देश की जनता का लूटा है उनके खिलाफ बिना संकोच के कड़ी कार्रवाई करिए, कोई कितने भी बड़े पद पर है। तो संदेश और संकेत तो साफ दे दिया था ना नरेंद्र मोदी ने। और एक बार जनसभा थी, शायद उड़ीसा में थी या कौन से राज्य में थी, उन्होंने कहा भी था कि मैंने इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया है इन लोगों के खिलाफ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे का मतलब ये नहीं है कि गोली मार देंगे, पर ये इन पर तमाम तरह के आरोप चस्पा करने की कोशिश करेंगे। और एक द कश्मीर फाइल्स में डायलॉग था पल्लवी जोशी का कि सरकार तो इनकी है पर सिस्टम तो हमारा है। तो इनको ये गलतफहमी है विपक्षी दलों को कि साहब सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की है पर सिस्टम तो अभी भी हमारा साथ देता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तमाम मामलों को तुरंत सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका अंजाम क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इनको एक जगह लगती है कि यहां पहुंचिए। चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। तरह तरह की पीआईएल डलवा दीजिए। और अगर सीबीआई और ईडी आपकी गर्दन दबोच रही है और अदालतों में जो वो सबूत प्रस्तुत कर रही है उन पर अदालतें सहमत दिखाई दे रही हैं, आपको जमानत नहीं दे रही हैं, आपको जेल भेज रही हैं, तो ये घबराहट है। और इस घबराहट में ये लोग अब मेरे विचार से अंतिम उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है जाकर के इन्होंने। देखिए क्या होता है।
पर मजेदार ये है कि बड़ा दोगलापन है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब पेगासस के मामले पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दिया, तो उसके बावजूद राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि मेरे फोन में पेगासस है। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले पर एक कमेटी का गठन कर दिया है जो 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस पर इनको भरोसा नहीं है, लेकिन अब ईडी और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट इन्हें बचा लेगा, इसके लिए जरूर वहां जा रहे हैं। अब भरोसा है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन इनकी कथनी करनी में जो ये अंतर है और ये जो पाखंड है, इसको कम से कम भारत की जनता तो बहुत अच्छे तरीके से पहचान चुकी है। वरना क्या वजह है, आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। इमरजेंसी के बाद जो 77 में इलेक्शन हुए थे तब भी नहीं हुआ। तब भी कांग्रेस पार्टी को दक्षिण से कम 150 से ज्यादा सीटें मिल गई थी, 160 से ज्यादा मिल गई थी। इतना नीचे 44 सीटें। और अगला इलेक्शन 5 साल आपने खूब जी भर करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन किया ना, और 1.5 साल पहले से तो आपने राफेल की पूंछ पकड़ ली थी। इसके बावजूद अगर देश की जनता आप पर भरोसा ही नहीं कर रही है, और देखिए, आप जिस पर आरोप लगाते हैं उस पर आरोप तब तक चिपकता नहीं है, चस्पा नहीं होता है, जब तक कि उस आदमी की छवि वैसी ना हो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की छवि अगर भ्रष्ट व्यक्ति की नहीं है, तो फिर उन पर आप चाहे लाख आरोप लगाते रहिए, वो नहीं चिपकेगा। जनता इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि बिल्ली जो है 70 चूहे खा करके हज को जाने की तैयारी कर रही है। आपके जो कर्म रहे हैं, आपके जो कारनामे रहे हैं, आपके नेताओं ने, आपकी मंत्रियों ने, आपकी सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए हैं, वो लोगों के दिमाग में यहां चिपक गए हैं पूरी तरीके से, कि जब आपकी 10 साल सरकार थी दिल्ली में, तब क्या क्या हुआ था। 2G, ये जी, वो जी, कोलगेट, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, महाराष्ट्र वाला, अलग अलग जगहों पर इतने घोटाले हुए थे कि अब लोग इन पर भरोसा तक करने को तैयार नहीं है। इसलिए ये लंदन में जाकर क्या कहते हैं किसी बारे में, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले विशेष पर क्या कहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में ही क्यों चले जाते हैं, तो इन पर अब ये एक्चुअल में एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। और विपक्ष के नेता एक दूसरे को भी सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए आप, क्या शरद पवार ममता बनर्जी को नेता मानने को तैयार हैं, या नीतीश कुमार ममता बनर्जी की लीडरशिप मानने को तैयार हैं? क्या राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर या नीतीश बाबू को अपना नेता मानने को तैयार हैं? कोई एक दूसरे को नेता भी मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के द्वारा बुलाई जा रही बैठकों में भी सारे लोग शामिल नहीं होते हैं। कोई बैठ करके आगे की रणनीति भी तय नहीं हो पा रही है कि क्या क्राइटेरिया होगा अगर हम सब एक साथ आ जाएं। अगर मतलब कांग्रेस को ही नेतृत्व करना है 2024 का, जैसा आपने भी कहा कि अब राहुल गांधी तो है नहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार या चेहरा, उसने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और क्यों मारी है ये भी मतलब बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, आगे इस पे भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कोई इनको सीरियसली अब लेने को तैयार नहीं है। 2 चुनाव आप पार्टी को हरवा चुके हैं, आपके बहुत सारे नेता ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ करके भाग चुके हैं, आपके कार्यकर्ताओं में इनसिक्योरिटी का माहौल है, आप सीरियस होने को तैयार ही नहीं है। आप जिस तरह की भाषा का यूज करते हैं, जिस तरह के मुद्दे रिपीटेडली आप बार बार उठाते हैं, एक वो काला तवा आता था ना जो रेडियो बजती थी ब्याह शादी में, तो वो रिकॉर्ड का माहौल आपने बनाया हुआ है। बस मोदी जी के 3 मित्र, मोदी जी के 6 मित्र, उनके लिए ही देश चल रहा है, उन्हीं के लिए सरकार चल रही है। भैया बेवकूफ मत समझो पब्लिक को डिलीवर हो रहा है, पब्लिक को विकास कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाई अड्डे कितने बने हैं, रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत कैसे दौड़ रही है, या जो एयरवेज आपका
वाटरवेज है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा कल्याण योजनाओं में कितने गरीब लोगों की पॉकेट में जनधन खातों के जरिए पैसा पहुंच रहा है, कितना किसानों को पहुंच रहा है, ये तो सबके सामने है। और इन्हीं के पिताजी ने कहा था ना कि 1 रुपए का 85% तो दलालों की जेब में चला जाता है, पब्लिक के पास तो 15 पैसे पहुंचते हैं। अब 100% पहुंच रहा है, मतलब 100 पैसे भेजे जा रहे हैं तो 100 पैसे उसके खाते में जा रहे हैं। तो पब्लिक क्या इतनी बेवकूफ है कि जो आप उनको समझाना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, और जो उनको दिखाई दे रहा है, जो उनका अनुभव है, उसको झुठला देंगे। लेकिन ओंकार जी, अभी आपने एक बात बहुत दिलचस्प कही कि राहुल गांधी ने क्यों कुल्हाड़ी पर अपना पैर रख दिया है, इस पर बता सकता हूं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर कुल्हाड़ी पर अपना पैर रखा है और माफी नहीं मांगी है, जो ऑप्शन उनके पास था। आप इनके भाषण जरा पिछले 9 साल के उठा के देख लीजिए। इन्होंने किस किस तरह की बातें कही हैं और उनको लगातार रिपीट किया है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने शुरू वाले वक्तव्य में कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल 3 अलग अलग मामलों में माफी मांग करके अपना पिंड छुड़ा सकते हैं, तो इनको कौन रोक रहा था? लेकिन ये जो एक माहौल बनाया गया, सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, ये जो चने के झाड़ पर चढ़े हुए हैं ये, और इनकी बहन ने और कुछ दूसरे नासमझ कांग्रेस नेताओं ने चढ़ा दिया है, इसका नतीजा देखिए, ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान ही है कि आप 2 साल के लिए जेल तो जा ही रहे हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है तो आप अगले 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो गए हैं। यानी 2024 और 2029 का चुनाव आप लड़ नहीं सकते। जब आप 60 साल की उम्र पार कर जाएंगे, तब अगर जो बाकी के मानहानि के 4 और केस चल रहे हैं उनमें भी अगर आपको सजा नहीं होती है, और जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है इसमें भी अगर आप बच जाते हैं, आपकी मम्मी बच जाती है, तो 60 साल की उम्र होने के बाद फिर से आप सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने का नहीं है तो और क्या है ये? बिल्कुल। और फिर समझने वाली बात यह कि राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी थी ना उन्होंने, तो यहां भी मांग लेते। लेकिन फिर वही है ना कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और इसीलिए अब वो लंबे फंस गए हैं। मुझे तो इससे भी आगे की कहानी लग रही है अंजू जी। पता नहीं आगे चल करके ये खुलासे भी होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने कांग्रेस के भीतर पार्टी की टॉप लीडरशिप पर बैठे हुए तमाम नेताओं को अपमानित कर रखा है। गुलाम नबी आजाद जैसे, जो इंदिरा गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, इनकी मम्मी के साथ, पीवी नरसिम्हा राव के साथ, मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके इतने सीनियर नेता जो 35 साल तक सीडब्ल्यूसी में थे, और जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में अलग अलग पदों पर अलग अलग मंत्रालय जिन्होंने संभाले, उन्होंने जो 8 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी, उसको अगर हम गौर से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के भीतर 2014 के बाद से चल क्या रहा था। नेताओं को, जो सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मिलने का समय नहीं था शहजादे के पास। और देखिए, जब कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रहे हैं, फोटोग्राफ, तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या कारनामे कर रहे थे ये। समाज के अलग अलग वर्गों को बुला बुला करके उनसे लिपट रहे थे। अरे भाई, ये नाटक नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती है। देश का विश्वास तब आपको हासिल होता है जब आप कुछ देश के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। कम से कम अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को ही सम्मान दे लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आप वीडियोग्राफी कराने के लिए लोगों से लिपट रहे थे वैसे आप सीनियर नेताओं से लिपटो, पर कम से कम जब वो समय मांग रहे हैं तो उनको समय तो दे दो, उनके साथ बैठ करके चर्चा तो कर लो। अभी गुलाम नबी आजाद की पुस्तक के कुछ अंश प्रसारित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा वाले मामले को मिस हैंडल किया गया। जब मैंने राहुल गांधी से कहा कि
अगर हिमंता बिस्वा शर्मा चले गए तो असम में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, तो इन्होंने कह दिया कि जाने दो। इसके बाद वो सोनिया गांधी के पास ये मामला गया, तो सोनिया गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को कहो कि वो अलग लाइन ना ले और जो वहां की लीडरशिप है उसके खिलाफ ना बोले। तो मतलब अलग अलग प्रदेशों में इन्होंने जो लीडरशिप आपकी पोटेंशियल दे सकती थी पार्टी के लिए, उसको न केवल नाराज किया, बल्कि जब वो आखिरी प्रयास कर रहे थे पार्टी में ही रुके रहने का, तब भी आपने उनको तिरस्कृत किया। तो कौन रुकेगा भाई आपकी पार्टी में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, जो सेकंड लेवल की जो लीडरशिप थी, जो अलग अलग राज्यों के बारे में नीतियां रणनीतियां बनाती थी, इनको सलाह देती थी कि क्या सही है क्या गलत है, उनको भी इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। तो राहुल गांधी को या इस परिवार को कौन बचा सकता है? कांग्रेस को कौन बचा सकता है? जहां इतना निरादर आप टॉप लीडरशिप का करें, वहां फिर नहीं बचा सकता पार्टी को। और फिर इसीलिए ये बात लग रही है ओंकार जी की राहुल गांधी को किसी ने सही तरीके से गाइड ही नहीं किया इस मामले में कि इसका सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। किसी ने सही तरीके से उन्हें बताया ही नहीं कि माफी मांग लेने से बात बन जाएगी। लेकिन फिर हो सकता है कि और भी बहुत से लीडर जो सीनियर हैं, अभी भी पार्टी के अंदर है, वो भी राहुल गांधी से खार खाए बैठे हों, और हो सकता है उन्होंने ही अंदर खाने कोई ना कोई खेल खेला हो। आप सही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है इसको लेकर भी बहुत सारे खुलासे हो कांग्रेस के अंदर। लेकिन अभी आपने जो विस्तार से जानकारी इस पूरे मुद्दे पर दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को फिर नमस्कार। जी नमस्कार।